हेलो मूवी बफ्स, वेलकम बैक टू CSR मूवीज। दिस इज श्रीकांत और आज हम करने वाले हैं इमरजेंसी इस मूवी का रिव्यू। दोस्तों, इनिशियली 6 अक्टूबर 2024 को ये मूवी रिलीज की जाने वाली थी, लेकिन CBFC द्वारा मिलने वाले सर्टिफिकेशन के लिए देरी होने की वजह से या फिर कुछ ना कुछ चीजों की वजह से, कारणों की वजह से ये मूवी पोस्टपोन होते होते फाइनली इस हफ्ते यानी 17 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ये मूवी कैसी है। क्या ये मूवी थिएटर में आपको देखने जाना चाहिए या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस मूवी का जब ट्रेलर आया था, सेकंड ट्रेलर, तब इस ट्रेलर का हमने रिव्यू भी किया था, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। और जब मैंने ये ट्रेलर देखा था, तब मैंने एक आशंका जताई थी कि ये मूवी डेफिनेटली अनबायस तरीके से तो बनाई नहीं जाने वाली, ये हम सबको पता था। लेकिन दोस्तों, कंगना अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस मूवी में किस तरह से एडजस्ट कर सकती है, ये हमें इस मूवी के रिव्यू में देखने को मिलने वाला है। सो चलिए जानते हैं कि इस मूवी की स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल बायोग्राफी है जो कि बेस्ड है इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की जीवनी पर। इस मूवी में इंदिरा गांधी के बचपन से लेकर उनकी मौत होने तक सभी घटनाओं पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि ट्रेलर या फिर इसका प्रमोशन हो रहा है, ये मूवी मोस्टली फोकस करती है उनके पॉलिटिकल करियर के एक डार्क एरा पे, यानी कि इमरजेंसी पर, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है। तो किस वजह से इमरजेंसी लगाई गई थी, क्यों इमरजेंसी को इंडियन हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर कहा जाता है, और उस दौरान क्या क्या हुआ था, ये सभी इस मूवी को हमें देखने को मिलने वाला है। सो बेसिकली, कैसे इंदिरा गांधी खुद को देश से ऊपर रखकर सत्ता के लिए एक गलत कदम उठाती है, और साथ में इस दौरान कैसे बीजेपी का उदय होता है एज अ पार्टी, और ये भी इस मूवी में एक हाईलाइट करके दिखाया गया है। और दोस्तों, यही बेसिकली इस मूवी की थीम है, इस मूवी का प्लॉट है, स्टोरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के एक्टिंग और परफॉर्मेंसेस के बारे में, स्टारकास्ट के बारे में। जैसा हम सब जानते हैं, इस मूवी को डायरेक्ट भी कंगना रनौत ने किया है, और इस मूवी में इंदिरा गांधी जी के लीड कैरेक्टर को भी कंगना रनौत ही प्ले कर रही है। सो शी इज द USP, शी इज द सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल फोकस पॉइंट ऑफ द मूवी। उनके अलावा हमें अनुपम खेर ये भी दिखेंगे, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक कहा जाता था, उनका किरदार प्ले किया है। श्रेयस तलपदे हमें दिखेंगे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैरेक्टर में। अशोक छाबरा हमें दिखेंगे मोरारजी देसाई के कैरेक्टर में, जो कि बहुत ही छोटा सा पार्ट प्ले किया है उन्होंने। उनके अलावा महिमा चौधरी पपुल जयकर इनके कैरेक्टर में दिखेगी, जो कि इंदिरा गांधी की एक काफी क्लोज कॉन्फिडेंट या फिर एसोसिएट रह चुकी है। उसके अलावा मिलिंद सोहन हमें दिखेंगे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के किरदार में। ये एक डेफिनेटली बहुत अच्छा कास्टिंग डिसीजन था, आई मस्ट से। और उनके अलावा विकास नायर एज संजय गांधी, डेफिनेटली ब्रिलियंट कैरेक्टर प्लेड बाय विशाख नायर। उनके अलावा सतीश कौशिक ने जगजीवन राम जी का कैरेक्टर प्ले किया है। दर्शन पांड्या ने RK धवन जी का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि इंदिरा गांधी जी के पर्सनल असिस्टेंट या फिर उनके क्लोज एसोसिएट इस मूवी में दिखाया गया है। पर्सनल असिस्टेंट ही है, वो PA ही है। संजय गुरबक्सानी ने जवाहरलाल नेहरू जी का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि सिर्फ इनिशियल सीन्स में ही हमें दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे इस मूवी की स्टारकास्ट, जो कि कई जगह पे सही साबित होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एक मिसकास्ट लगती है, क्योंकि उनके फेस रिजेम्बलेंस, जो कि पॉलिटिकल फिगर्स थे हिस्ट्री में, उनसे मैच करने में कहीं पर कम पड़ जाते हैं इस वजह से। तो दोस्तों, इन सब में से कंगना का परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली टॉप नॉच है। उनके करियर के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से ये एक हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी, जैसा मैंने कहा कि कंगना रनौत अगर इसे अनबायस्ड तरीके से अगर प्ले करती, उन्होंने काफी कन्विक्शन से ये कैरेक्टर प्ले किया है। कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी जी को पूरी तरह से इमिटेट करने की बखूबी कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक आइडियोलॉजी जो इंदिरा गांधी को लेकर है, हमें इस जो ये कैरेक्टर प्ले किया है इंदिरा गांधी का, वहां पर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। और दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी जगह पर ऐसा लगता है कि वही बात कर रही है, उनके ही आवाज में बात की जा रही है, क्योंकि उनका जो थिन वॉइस जो नोट है, थिन टेक्सचर है वॉइस का, वो कहीं ना कहीं निकल के आता है इंदिरा गांधी जी की वॉइस मिमिक्री करते वक्त। तो वो लगता है आपको भी, वो डेफिनेटली फील होगा। और उसके अलावा एक ऐसा सीन है जहाँ पर जब संजय गांधी जी की मौत होती है, और उनकी मौत के बाद वो रोती नहीं है इंदिरा गांधी इस मूवी में, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद जब लोग सेलिब्रेट करते हैं संजय गांधी की मौत, तब वो देखकर इंदिरा गांधी को रोना आता है। और जब कंगना एज इंदिरा गांधी इस मूवी में रोती है, उस वक्त तब हमें कंगना रनौत की क्वीन मूवी में का वो रोने वाला सीन याद आएगा। वो डेफिनेटली आपको सेम टू सेम लगने वाला है, वो रोने का स्टाइल। तो ये कहीं ना कहीं मैं जो बोल रहा था कि वो एक्टिंग स्टाइल यहाँ पे नजर आती है, तो ये अगर नहीं होता, यहाँ पे वो थोड़ी सी कम पड़ती है, यहाँ पे उनकी जो कमियां है, जो खामियां है, वो नजर आती है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो मैनरिज्म अचीव किया है इंदिरा गांधी जी का, वो डेफिनेटली काबिल तारीफ है। अब तक मतलब जितने भी कैरेक्टर्स इंदिरा गांधी के प्ले किए गए हैं ऑन स्क्रीन,
उसमें से ये मोस्ट क्लोज या फिर मोस्ट परफेक्ट कैरेक्टर है, रोल है इंदिरा गांधी जी का। सो वी मस्ट क्लैप फॉर कंगना फॉर दिस रोल, फॉर प्लेइंग दिस रोल। तो उनके अलावा मैं अगर एक्टिंग की बात करूँ तो सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस कैरेक्टर मुझे लगा है स्क्रीन पर वो था सैम मानेकशॉ का, और ये कैरेक्टर प्ले किया था मिलिंद सोमन जी ने। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इस मूवी में किसी की भी एंट्री पर तालियां या फिर सीटी नहीं बजी होगी, लेकिन जब सैम मानेकशॉ के कैरेक्टर की एंट्री इस मूवी में होती है, जब वो कहते हैं कि लेट दैट गर्ल वेट, और उनकी वो स्लो मोशन में एंट्री होती है, वो एटीट्यूड के साथ एंट्री होती है, तब मिलिंद सोमन ने वो जो एटीट्यूड मतलब वो मैनरिज्म जो सैम मानेकशॉ का एक्वायर किया है, जिस तरह से वो प्ले किया है ऑन स्क्रीन, वो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि खुद सैम मानेकशॉ ही हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इतना कन्विंसिंगली और परफेक्शन के साथ उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है। और शायद आपको मतलब गलत भी लग सकता है, आप मुझे गालियां भी दे सकते हो, लेकिन मुझे वो विकी कौशल ने जो कैरेक्टर प्ले किया था सैम आगर मूवी में, उससे भी कहीं ज्यादा मिलिंद सोमन का कैरेक्टर सैम मानेकशॉ के किरदार में परफेक्ट लगा। क्योंकि दोस्तों मिलिंद सोमन का एज भी इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट था, और उनका पूरा एक्टिंग स्टाइल भी, उनका बॉडी जो डिमिनियर है, उनकी जो एथलेटिक बॉडी है, ये सब यहाँ पर सैम मानेकशॉ के कैरेक्टर के साथ मैच हो जाती है, और इसलिए वो परफेक्ट लगते हैं एज अ सैम मानेकशॉ। सो आई विश मिलिंद सोमन को और ज्यादा से ज्यादा ऐसे इम्पैक्टफुल किरदार करने का मौका मिले, बिकॉज गाइज ही वाज डेफिनेटली अ ट्रीट टू वॉच एज फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। दोस्तों कंगना रनौत एज इंदिरा गांधी और मिलिंद सोमन एज सैम मानेकशॉ, इन दो कैरेक्टर के अलावा एक भी कैरेक्टर की शक्ल उतनी कन्विंसिंगली मेकअप के साथ मैच नहीं की गई, ऐसा मुझे लगा, या फिर उनका कास्ट सिलेक्शन ही गलत था, शायद ऐसा भी आप कह सकते हो। क्योंकि दोस्तों ना तो श्रेयस तलपदे अटल जी के कैरेक्टर में रोल में रिजेंबल कर रहे थे, और ना ही जेपी नारायण के रोल में अनुपम खेर, और ना ही संजय गुरबक्सानी इन द रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू। लेकिन दोस्तों कैरेक्टर रिजेंबलेंस के अलावा परफॉर्मेंसेस की अगर बात करूं तो इन सभी ने अपना अपना परफॉर्मेंस अच्छा देने की, कन्विंसिंगली देने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों कंगना और मिलिंद सोमन के कैरेक्टर के अलावा अगर कोई इस मूवी में अपनी छाप छोड़ जाता है, याद रहता है, तो वो है विकास नायर, जिन्होंने प्ले किया था संजय गांधी का कैरेक्टर। एक पावरफुल घर के, एक पावरफुल औरत के, स्पॉइल्ड ब्रैट के लड़के के किरदार में उन्होंने जो काम किया है, वो ऑडियंसेस को उनके किरदार से यानी संजय गांधी से नफरत करने पर मजबूर कर देगा, इतना कन्विंसिंग था। और दोस्तों इसके बाद इंडस्ट्री में उन्हें और भी अच्छे काम मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। खैर, तो ये थे इस मूवी के स्टारकास्ट और उनके परफॉर्मेंसेस। इसके अलावा इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक और गाने भी मुझे बहुत अच्छे लगे, और तो और कुछ इमोशनल सीन्स आपको डेफिनेटली बुला देंगे, इतने अच्छे तरीके से डायरेक्ट किए गए थे। दोस्तों इस मूवी का एक और अच्छा बात है इस मूवी के डायलॉग्स और इसकी डायलॉग डिलीवरी। दोस्तों एक सीन बताना चाहूंगा जहां पर यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के साथ इंदिरा गांधी जी की मुलाकात होती है व्हाइट हाउस में। दोस्तों तो बांग्लादेश के विभाजन से पहले पाकिस्तान में जो सिविल वॉर चल रहा था, और उस वजह से इंडिया में भी जिस तरह से हड़कंप मची थी, उस वजह से इंदिरा गांधी यूएस प्रेसिडेंट से बात करने के लिए व्हाइट हाउस जाती है, ताकि इन केस अगर इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध होता है, वॉर होता है, तो यूएस उसमें दखलंदाजी ना करे। लेकिन उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन इंदिरा गांधी का मजाक उड़ाते हुए उन पर एक टिप्पणी करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वॉर सारी ड्रेप करने जितना आसान नहीं होता। और दोस्तों इस बात पर रिप्लाई करते हुए जो इंदिरा गांधी कहती है, वो सुनकर आप डेफिनेटली तालियां बजाओगे। इंदिरा गांधी कहती है कि सारी ड्रेप करना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना आपके और सोवियत यूनियन यानी रशिया के रिलेशंस कॉम्प्लिकेटेड है। और दोस्तों इस तरह के सीन्स, डायलॉग्स कई जगह पर हमें इस मूवी में दिखाई देंगे, जो इंदिरा गांधी जी का विटी नेचर और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दर्शाते हैं, और यही इस मूवी का एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। इस मूवी के डायलॉग्स काफी अच्छे हैं, और ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे इस मूवी में काफी अच्छे लगे। लेकिन अगर वीक पॉइंट्स की बात करूं तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले मुझे काफी वीक लगा, वो उतना ठीक से बांधा नहीं गया था। दोस्तों कंगना जी ने अगर ये मूवी सिर्फ इमरजेंसी के इर्द गिर्द घूमने वाली स्क्रीन प्ले के साथ लिखी होती, तो उस पर ही ज्यादा फोकस किया गया होता, तो शायद इस मूवी का स्क्रीन प्ले और ज्यादा टाइट और ग्रिपिंग बन सकता था। लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी जी के बचपन से लेकर उनकी हत्या तक सब कुछ इस मूवी में दिखाना था। 2.5 से पौने 3 घंटे की इस मूवी में उन्होंने ये सब कुछ दिखाने की कोशिश की, और इस वजह से ये मूवी, इस मूवी का स्क्रीन प्ले कहीं ना कहीं अपनी ग्रिप छोड़ते हुए नजर आता है, क्योंकि उनकी ये पूरी जर्नी 2.5 से 3 घंटे की इस मूवी में दिखाना इम्पॉसिबल था, और इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, जो कि हमें इस मूवी में दिखाई देता है। दोस्तों इस मूवी में एक सीन दिखाया गया है जहाँ पर बचपन में इंदिरा गांधी जी और उनके दादाजी यानी मोतीलाल नेहरू जी के बीच एक सीन दिखाया गया है। इस सीन में मोतीलाल जी नेहरू अपनी छोटी सी पोती यानी छोटी इंदिरा जी को सत्ता के बारे में एक कहानी बताते हुए नजर आते हैं। इस सीन में ऐसा दिखाया गया है कि इंदिरा जी को उनके बचपन से ही ये सीख मिली है कि सत्ता सबसे जरूरी होती है, और सत्ता के लिए कुछ भी किया जाना उचित है। और दोस्तों ये सीन जो दिखाया गया है वो सिर्फ इसीलिए दिखाया गया था क्योंकि उस सीन से कंगना जी को इमरजेंसी का एक बेस सेट करना था कि कैसे बचपन से ही इंदिरा गांधी जी को सत्ता और पावर में रहने के लिए सीख दी गई थी, और उसी सीख की वजह से उन्होंने आगे जाकर जब सिचुएशन बिगड़ गई तब इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया था।
और दोस्तों ये सब सिर्फ और सिर्फ इस मूवी का नैरेटिव सेट करने के लिए किया गया है। इस सीन को देखकर आप सबको भी ये साबित हो जाएगा, ये पता चल जाएगा। दोस्तों इंदिरा गांधी जी का कैरेक्टर, उनका पॉलिटिकल करियर काफी पोलराइजिंग था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों उन पर संस्कार ही एक हुकुमशाह बनने के हिसाब से दिए गए थे, किए गए थे, ये दिखाना कितना सही था। खैर, कंगना ने अपने अंदाज में पूरी कोशिश की है कि इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल करियर के बुरे पन्नों को ज्यादा गहराई के साथ दिखाया जाए और उसके अलावा उनके अच्छे कामों को सिर्फ सत्ता मिलने की लालसा में किए गए कामों की तरफ दिखाया जाए। सो गाइस, इन माय ओपिनियन, इमरजेंसी भारतीय संविधान के इतिहास का एक डार्क एरा, एक काला पन्ना था जो डेफिनेटली सबकी यादों से मिटाना मुश्किल है। और कांग्रेस आज भी इस काले दाग को, काले धब्बे को मिटाने की कोशिश करते हैं अपने अच्छे कामों से। लेकिन दोस्तों जितना सच ये है कि इमरजेंसी एक बुरा चैप्टर था, उतना सच ये भी है कि इंदिरा जी का पॉलिटिकल करियर चाहे जितना भी विवादित हो, लेकिन उनका कैरेक्टर, उनका किरदार हमेशा से नेकदिल था। और ये इस मूवी में कंगना जी ने खुद भी दिखाया है कि कैसे इंदिरा जी को अपने इमरजेंसी पर लिए हुए फैसले से गिल्ट होने लगता है। वो अपनी गलती कबूल करके न सिर्फ इमरजेंसी उठाती है बल्कि अपनी सत्ता भी छोड़ देती है और फिर से इलेक्शंस करवाती है, जिसमें उन्हें बेशक हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो फिर से एक बार डटकर सबके सामने खड़ी होती है, इस सिचुएशन का सामना करती है और आगे चलकर अपने काम से एक बार फिर लोगों का दिल जीत लेती है। उनको फिर से एक बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुना जाता है। और दोस्तों अपने इसी अच्छी नेचर की वजह से, अपने इसी हार्ट चेंज को लेकर आगे चलकर उनकी हत्या भी की जाती है। और दोस्तों ये सब करना किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता था, किसी बुज़दिल का काम ये तो बिल्कुल भी नहीं था। ये करने के लिए आपका सीना लोहे का होना चाहिए और शायद इसीलिए इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर ये मूवी कैसी है ये मुझे बताना हो तो मैं ये कहूंगा कि ये मूवी इसमें होने वाली कमियों के बावजूद एक काफी अच्छी मूवी है। कंगना जी अगर इंदिरा गांधी जी की पूरी जिंदगी दिखाने की कोशिश ना करती और सिर्फ इमरजेंसी के आसपास घटने वाली घटनाओं को इस मूवी में दिखाती तो ये मूवी और अच्छी हो सकती थी। उन्होंने सब कुछ दिखाने के चक्कर में इस मूवी का स्क्रीन प्ले गड़बड़ कर दिया। लेकिन दोस्तों फिर भी ये मूवी काफी अच्छी है। इट्स अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर मी। मैं इस मूवी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये मूवी मुझे पसंद आई कंगना की एक्टिंग के लिए, एज एन एक्टर उनके डेडिकेशन के लिए, इस मूवी के इमोशनल टच के लिए, इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक और गानों के लिए, इस मूवी के डायलॉग्स के लिए। So guys, I would definitely recommend everyone to watch this movie in theaters. And that's it about Emergency guys. ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए। अगर आपने ये मूवी देखी है तो ये मूवी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करके आपका प्यार दर्शाइए और इसके अलावा मेरा कंटेंट अगर अच्छा नहीं लगता हो तो डिसलाइक करके अपनी राय भी दर्ज कर सकते हो। और जाने से पहले मेरे चैनल को CSR मूवीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू सब्सक्राइब CSR मूवीज गाइस। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा।